हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हॉरर कहानी पॉडकास्ट में। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हब कहे जाने वाले शहर गुड़गांव में आता है। कहानी शुरू होती है गुड़गांव से 100 किलोमीटर दूर एक शहर। उसने अपनी स्कूलिंग और अपना ग्रेजुएशन उस शहर से ही कंप्लीट किया। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी में अपना करियर इस्टेब्लिश करने के लिए वो आगे के कोर्स करने के बारे में, आगे के फ्यूचर के बारे में सोचता है। उसके भाई ऑलरेडी गुड़गांव में रहा करते थे और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, तो वो उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम अपना करियर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बना सकते हो क्योंकि तुम्हें आर्ट बनाने का शौक भी है। और उसको वो बात जच जाती है। वो कहता है भाई आप ठीक कहते हैं। तो भाई उसका एडमिशन गुड़गांव के एक डिज़ाइनिंग और एनिमेशन सिखाने वाले इंस्टीट्यूट में करा देते हैं और वो आगे की स्टडी के लिए गुड़गांव शिफ्ट कर जाता है। ये लोग एक घर ढूंढते हैं। पहले भाई अकेले रहते थे उसके, इसलिए वो एक छोटे रूम में कुछ रूममेट्स के साथ रहा करते थे। लेकिन जब ये छोटा भाई आ जाता है तो वो एक सेपरेट घर की तलाश करते हैं। काफ़ी एडजस्टमेंट के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें एक घर मिलता है। वो इस एरिया में कुछ ज़्यादा दिन रुक नहीं पाते क्योंकि वहाँ चीज़ें उनके मन मुताबिक नहीं थी। कभी लाइट की प्रॉब्लम, कभी पानी की प्रॉब्लम। तो वो फिर एक नया घर तलाशते हैं और उन्हें एक सोसाइटी मिलती है, गुड़गांव की एक पुरानी सोसाइटी, सेक्टर 52 में। दोनों भाई वहाँ जाते हैं प्रॉपर्टी डीलर के साथ। उस सोसाइटी को अच्छे से देखते हैं। वहाँ 3 पार्क थे और 9 टावर्स थे। वहाँ पर 14 फ्लोर के वो टावर थे। हर फ्लोर पे 3 फ्लैट्स थे। तो उन्हें एक घर पसंद आता है और वो लोग उसका टोकन मनी देकर अपने नाम एग्रीमेंट करा लेते हैं। जब ये वहाँ उस घर में रहने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि घर बहुत गंदा था। जगह जगह धूल थी। पुराने जो लोग वहाँ रहा करते थे उनका कुछ बचा कुचा सामान पड़ा हुआ था। ये लोग उस जगह की सफाई करते हैं, तभी उस लड़के की नज़र किचन के स्लैब पर पड़ती है, जहाँ कुछ टूटे फूटे दिए, कुछ सिंदूर जैसे चीज़, लाल रंग का पाउडर और कुछ तेल पड़ा हुआ था स्लैब पर किचन के। ये अपने भाई से कहता है कि भाई ये सब क्या है? ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कोई तंत्र विद्या या टोना टोटका जैसी कोई चीज़ की हो। इसके भाई कहते हैं ये सब कुछ नहीं है, चुपचाप इन्हें एक थैली में या किसी पॉलीथिन में डालो और इसको बाहर कूड़े में फेंक दो। ये उस बात को इग्नोर करते हुए उस कचरे को एक पॉलीथिन में करता है और बाहर जाके डस्टबिन में फेंक देता है और फिर रूम को साफ करके अपना सामान वहाँ शिफ्ट करके ये वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी। भाई नाइट शिफ्ट में ड्यूटी किया करते थे तो वो अक्सर रात को नहीं होते थे। छोटा भाई सुबह ही मॉर्निंग में क्लास करने जाता था और 2 घंटे का उसका सेशन हुआ करता था। उस सेशन को कंप्लीट करने के बाद वो अपनी डिज़ाइनिंग प्रैक्टिस के लिए लैब सेशन लिया करता था। 2-3 घंटे वो उस सेशन में रहता था, लैब सेशंस में रहता था और करीब करीब
शाम को 5-6 बजे के आसपास वो अपने रूम पर, घर पर वापस आया करता था। और उसके आने के बाद उसके भाई थोड़ी देर बाद अपनी ड्यूटी के लिए चले जाया करते थे। ये भी, छोटा भाई भी काफ़ी थक जाया करता था, तो कुछ रेस्ट लेकर, कुछ खा पी कर ये अक्सर सोसाइटी में बने पार्क में टहलने जाता था। तो ऐसे ही रूटीन चलता रहा। कुछ दिन बीते, कुछ हफ्ते बीते, कुछ महीने बीते। उसके बाद एक दिन ये अपनी क्लास से वापस आता है, फ्रेश होता है, खाना पीना खाता है और पार्क में टहलने के लिए निकल जाता है। उस दिन इसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसके साथ साथ कोई चल रहा है। रात के 12 साढ़े 12 बजे हुए थे। ये उसको इग्नोर करता है और पार्क में नॉर्मल घूमता रहता है। फिर इसको अचानक ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे कोई है। ये अचानक से पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। तभी सोसाइटी का एक गार्ड वहाँ आता है और इससे कहता है कि सर, आप यहाँ इतनी रात गए क्यों टहल रहे हैं? ये उस गार्ड से कहता है कि मैं अक्सर यहाँ टहलने आता रहता हूँ भाई, थोड़ी देर में चला जाऊँगा। तो गार्ड इससे कहते हैं कि सर प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं या फिर वो सामने वाली रोड पर टहलें जहाँ से आप हमें दिखते रहें, क्योंकि अगर आपके साथ कोई ऊंच नीच हो गई, कोई घटना घट गई तो उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा। ये चौंक कर गार्ड से पूछता है कि आप कहना क्या चाहते हो? मैं सोसाइटी के अंदर हूँ, सोसाइटी के पार्क में टहल रहा हूँ, क्या ऐसा हो जाएगा कि आप लोग उसके लिए जवाबदेह होंगे या मेरे साथ ऐसा कुछ गलत क्या हो जाएगा? गार्ड इसको पूरी बात नहीं बताते। वो कहते हैं सर, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। तो खैर ये गार्ड की बात को मानता है और वहाँ से निकल कर उस पार्क से अपने रूम की तरफ वापस जाना शुरू करता है। इसको फिर वही चीज़ महसूस होती है कि इसको कोई फॉलो कर रहा है, इसके पीछे कोई है, कोई साथ साथ है। ये खैर जल्दी से अपने रूम पर पहुंच जाता है, दरवाज़ा बजाता है, इसके भाई दरवाज़ा खोलते हैं। इत्तेफाक से वो उस दिन घर पर ही थे, घर से ही काम कर रहे थे। तो वो उससे बोलते हैं कि भाई तू आज इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया, क्या हुआ तुझे, इतना घबराया हुआ क्यों है? तो ये बोलता है कि भाई मैं पार्क में टहल रहा था रोज़ की तरह, मुझे अजीब सा अनईज़ीनेस सी महसूस हुई, ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है। और आज गार्ड ने भी मुझे टोका, बोलने लगा कि सर इस पार्क में आप ना टहलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई, कोई वाकया घटना घट गई तो उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, इस पार्क में ना टहलें। इसने बोला कि भाई मैंने उससे जानने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसने इसको चले जाने के लिए बोल दिया। ये बात सुनकर गार्ड की मैं वापस आ गया। तो दोनों भाई नॉर्मल ऐसी ही बात करते हैं। भाई इससे क्लास के बारे में पूछते हैं, प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं, कहता है सब ठीक चल रहा है, नॉर्मल है। तो ये काफ़ी देर बात करने के बाद 2-2:30 बजे के आसपास ये लोग सोने लेट जाते हैं। कमरे में हल्की लाइट जल रही थी, दोनों भाइयों ने बेड अपना बिस्तर नीचे ही लगाया हुआ था, तो ये सो जाते हैं दोनों भाई। तो 3-3:30 बजे के आसपास छोटे भाई को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसे उठा रहा है। वो मुँह ढक के लेटा हुआ था, इग्नोर करता है, करवट बदल लेता है और फिर सोने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद उसको फिर ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पेट पे हाथ मार रहा है और कान में कुछ फुसफुसा रहा है। एक अजीब सी फुसफुसाने की, कुछ बोलने की आवाज़ उसे आती है। वो अपने मुंह से चादर हटाता है और देखता है कि एक साया, जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई शक्ल नहीं, इसके ऊपर झुका हुआ है। और ये एकदम से घबराता है, जल्दी से उठता है और उससे बोलता है, कौन है वो, कौन है तुम, यहाँ क्या कर रहे हो?
इसके भाई चौंक कर उठते हैं, लाइट जलाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ? ये कहता है कि भाई मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे उठा रहा है, मेरे ऊपर झुका हुआ था, बिल्कुल ब्लैक, काले रंग का साया, उस पे उसकी कोई आँख ना मुँह कुछ नहीं था, उसका फेस ही नहीं था। तो इसके भाई इसको बोलते हैं क्योंकि तू आज थोड़ा-सा घबराया हुआ है तो हो सकता है तूने कोई बुरा सपना देखा हो। सो जा, कुछ नहीं है, इस बारे में सुबह बात करते हैं। फिर कहाँ नींद आने वाली थी, वो घबराने लगा क्योंकि डर गया था बहुत ज़्यादा और उसको महसूस भी हुआ था कि कोई चीज़ है जो उसे परेशान कर रही है। तो उसको नींद नहीं आती, वो थोड़ी देर बात करते हैं दोनों भाई, बड़े वाले भाई सो जाते हैं और ये जागता ही रहता है। सुबह के 6 साढ़े 6 बज जाते हैं, इसको भी क्लास के लिए जाना था। ये उठता है, नहाता धोता है और अपने भाई से बोलता है कि भाई मैं नाश्ता नहीं कर रहा हूँ आज, मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ, आप अपने लिए नाश्ता बना लेना। ये अपनी क्लास करने चला जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, क्लास करता है, लैब अटेंड करता है, लेकिन इसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था क्योंकि इसके दिमाग में वही ख्याल बार बार आए जा रहा था कि वो था क्या। ये अपने घर वापस आता है और आकर देखता है कि रूम पे ताला लगा हुआ है क्योंकि भाई घर पे नहीं थे। तभी इसको फ़ोन आता है और भाई बोलते हैं कि यार मैं किसी काम से आज थोड़ा जल्दी घर से निकल गया हूँ, तो मैं आज यहीं से ये काम निपटा कर अपने ऑफ़िस चला जाऊँगा और मैं सुबह ही आऊँगा, तू अपना खाने का इंतज़ाम कर लेना और कुछ पैसे वहाँ कंप्यूटर के पास रखे हैं वो उठा लेना और अपना खाने का देख लेना। ये बोलता है ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। फ़ोन कट जाता है और ये रूम के अंदर अपने दरवाज़ा खोल कर चला जाता है। थोड़ा सा उजाला था क्योंकि शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे थे। इसको कोई दिक्कत नहीं हुई, ये जल्दी से अपना कंप्यूटर चलाता है और थोड़ा सा डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस करता है। फिर इसको भूख लगने लगती है, ये एक रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करता है, खाना आ जाता है, ये खाना खा लेता है और उसके बाद ये थोड़ी देर लेट जाता है और इसकी घबरा कर आँख खुलती है क्योंकि इसे वही सपना दोबारा महसूस हुआ। ये उठता है, रूम लॉक करता है और टहलने निकल जाता है। ये जब टहलने निकलता है उस पार्क के पास जाकर दोबारा से इसको घबराहट होने लगती है, इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इसको लगता है कि आसपास कोई इसके साथ है। इसको बहुत डर महसूस होता है। ये वहीं सोसाइटी में बनी एक शॉप पर जाता है और वहाँ उनको चाय बनाने के लिए बोलता है और वहाँ बैठ जाता है। बातों बातों में ये इस बात का जिक्र उन दुकान पे बैठे हुए ऑनर से कर देता है कि कल मुझे कुछ ऐसा ऐसा महसूस हुआ, मुझे पार्क में टहलते हुए घबराहट महसूस हुई, ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ है। गार्ड ने भी इसको टोका कि आप इस पार्क में मत टहला करो, आप यहाँ मत आया करो। तभी ही थोड़ी देर बाद शॉप के ऑनर और ये लड़का देखते हैं कि सामने से एक शव आ रहा है सोसाइटी के अंदर। ये चौंक कर शॉप के ऑनर से पूछता है कि सर, ये मुर्दे को बाहर ले जाने की बजाय अंदर क्यों ला रहे हैं? तो शॉप के ऑनर इससे बोलते हैं, क्या तुमको नहीं पता कि ये मुर्दे को अंदर क्यों ला रहे हैं? वो बोलता है, नहीं मुझे तो नहीं मालूम, मुझे कुछ महीने हुए हैं यहाँ आए हुए। तो शॉप के ऑनर बोलते हैं, ये जो पार्क आप देख रहे हो, इस पार्क के बीच में जो पेड़ों से घिरी हुई जगह है, जहाँ एक गेट लगा है जिसमें अक्सर कोई जाता आता नहीं है, ये इस एरिया का 52 सेक्टर का शमशान घाट है। यहाँ अक्सर चिताएं जलाई जाती हैं। वो लड़का ये सुनकर घबरा जाता है और उसको डर लगता है कि शायद इस शमशान घाट की वजह से ही यहाँ कुछ ऐसा है। खैर, वो अपनी चाय फिनिश करता है और वहाँ से अपने रूम में वापस चला जाता है और उस दिन से उसकी ज़िंदगी में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ घटनी शुरू हो जाती हैं।
वो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है, उसे तभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसके पीछे से चल कर गया है। वो पीछे देखता है, वहाँ कोई नहीं था। वो फिर अपनी प्रैक्टिस कंप्यूटर पे डिज़ाइनिंग की करने लगता है। फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे बाथरूम में टैप खुला। वो झट से उठता है, बाथरूम में जाके देखता है वहाँ कुछ नहीं था, चीज़ें नॉर्मल थी, टैप बंद था। वो वहाँ से जैसे ही बाहर निकलता है, उसे एक बच्चे के हंसने की आवाज़ आती है और वो देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। ये इंसिडेंट्स उसकी ज़िंदगी में रोज़ होने लगे थे। अब वो ना पढ़ाई कर पाता था, ना क्लास में उसका मन लगता था, और वो अगर शाम के वक्त सोने के लिए लेटा करता था तो उसके दिल में इतनी दहशत बैठ गई थी कि वो अपने घर की लाइटें जला कर रखता था कि कहीं गलती से सो गया शाम के वक्त और रात को किसी टाइम उसकी आँख खुली तो घर में अंधेरा ना हो। इतनी दहशत उसके दिल में बैठ चुकी थी। उसके भाई भी उसकी वजह से परेशान रहने लगे थे कि ये इसको आखिर हो क्या गया। उसके बड़े भाई उसको एक दिन वहाँ से उसके घर, यानी कि दोनों भाई अपने घर वापस आ जाते हैं। वो अपने छोटे भाई को वहाँ छोड़ते हैं, 2 दिन रुकते हैं और उसके बाद वो वापस गुड़गांव चले जाते हैं अपनी जॉब के लिए। वो लड़का अपने घर वालों को पूरा इंसिडेंस बताता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तभी वह उसे एक तांत्रिक से मिलवाते हैं, यानी कि ओझा से मिलवाते हैं कि आप इसकी समस्या का समाधान करें, इसके साथ कुछ बुरा घट रहा है। ये तांत्रिक को अपनी पूरी बात बताता है और वो कुछ अपनी तंत्र मंत्र विद्या के साथ कुछ पता लगाते हैं और कुछ दिन बाद इसको अपने पास बुलाकर बोलते हैं कि तुम्हारे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं जिन्होंने तुम्हारे ऊपर कुछ टोना टोटका करवाया है ताकि तुम ज़िंदगी में तरक्की हासिल ना कर सको, तुम्हारा किसी चीज़ में दिल ना लगे। और वो जो शमशान घाट तुम बता रहे थे, वहाँ से भी तुम्हारे पीछे किसी बच्चे का, जिसकी मृत्यु असमय हो गई थी, वो तुम्हारे पीछे लग गया है। इसका इलाज कठिन है लेकिन संभव है और तुमको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को बदलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। फिर ये तांत्रिक और ओझा की बात को समझने के बाद उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा और कोशिश करने लगा कि चीज़ों को भूल जाए। कुछ समय के लिए वो घटनाएं बंद हो गई थी इसके साथ, क्योंकि ये एक तांत्रिक के टच में था, उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहा था। लेकिन वो तंत्र मंत्र भी कुछ दिनों बाद काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इसके साथ वो घटनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर ये एक और ओझा से, तांत्रिक से मिलता है। वो उसे बताते हैं कि बेटा, तुम्हें भगवान से, गॉड से लॉ लगानी होगी और भगवान के, गॉड के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, तभी ये चीज़ें तुम्हारा पीछा छोड़ सकती हैं, अदरवाइज़ इसका कोई इलाज नहीं है। तब से उसने संयमित जीना शुरू कर दिया था और आस्था में बिलीव करने लगा था। धार्मिक कर्मकांड उसने करने शुरू कर दिए थे। उसके बाद से
वह घटनाएं उसके साथ रह रह कर होती रहती हैं। पूरी तरह से वो आज भी एक फ्रीडम वाली ज़िंदगी नहीं जी पाता है। अंधेरे से आज भी घबराता है, सुनसान जगह से जाने से आज भी घबराता है। और ऐसे ही वो ज़िंदगी जी रहा है। कभी लाइफ अच्छी चलती रहती है, लेकिन कुछ महीने बाद फिर वही सब चीज़ें दोहराने लगती हैं। उन चीज़ों ने उसका पीछा आज तक नहीं छोड़ा। हम ऊपर वाले से यही दुआ कर सकते हैं कि वो बुरी चीज़ें उसका पीछा छोड़ दें और वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो ये कहानी इन दुआओं के साथ यहीं ख़त्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।